आज हम एक ऐसा विषय आपके चर्चा के लिए लेकर आए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है और काफ़ी लोग उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। तो हमने कोशिश की है कि उसको हम आज एड्रेस करेंगे। तो आज की परिचर्चा में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आत्मा किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वह अजर है, अमर है या वह परिवर्तनशील है। बुद्धिज्म के अनुसार जो दर्शन है बुद्धिज्म का, वो कहता है कि आत्मा परिवर्तनशील होना चाहिए। यदि होता है तो उसकी जगह उन्होंने कॉन्शियसनेस को ज़्यादा महत्व दिया है और उन्होंने ये कहा है कि कॉन्शियसनेस परिवर्तनशील है, जो हमेशा बदलता है। तो इसी विषय को लेकर के हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका अवलोकन करना चाहेंगे और दार्शनिक दृष्टि से भी हम इसको परिचर्चा में लाएंगे। तो दोस्तों, हम सबको भी पता है कि अगर हम बात करें कि जो आत्मा है वह भी एक एनर्जी ही है, वह भी एक ऊर्जा ही है और कॉन्शियसनेस तो ऊर्जा ही है, वो तो सिद्ध हो कर चुके हैं। तो यदि ये ऊर्जा है तो ये किस चीज़ से मिलके बना है? तो ये भी फिर एटम से ही मिलके बना होगा। तो आत्मा भी एटॉमिक ओरिजिन से ही उत्पन्न होती है क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा है। तो पहले जो पुराना दर्शन है उसमें ये कहा गया है कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है, ना इसका विनाश किया जा सकता, लेकिन इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसी विषय पर एक पुस्तक का पब्लिकेशन हुआ जिसका विषय है रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड की बुराइयां, रिडल्स। और उसमें ये तय करने की कोशिश की गई और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि आत्मा, जिसको हम आत्मा या कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह अपरिवर्तनीय नहीं है। और उन्होंने उसको अध्ययन जब किया, उन्होंने कई दृष्टि से इस सिद्धांत को समझने की कोशिश की और उस पुस्तक में कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज की गई हैं। कॉस्मोलॉजिकल ब्रह्मांड के विकास की स्टडीज को कहा जाता है। टेलियोलॉजिकल स्टडीज है जो एक्सप्लेन करती है दर्शन शास्त्र को रीजनिंग के आधार पर, तर्क के आधार पर, ना कि एक आस्था के आधार पर। तो इसको कहते हैं टेलियोलॉजिकल स्टडीज। इथेनोलॉजिकल स्टडीज हैं जिसमें हम ह्यूमन या किसी भी पशु पक्षी के विकास का अध्ययन करते हैं, तो इथेनोलॉजिकल स्टडीज की गई। और ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज की गई। ऑन्टोलॉजिकल स्टडीज का मतलब होता है जब हम किसी भी वस्तु या किसी चीज के बारे में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसकी होमोलॉजी, उसकी सिमिलरिटीज, उसकी डिसिमिलरिटीज, उसमें क्या समानता है, क्या विषमता है, जब उसको अध्ययन किया जाता है तो ऑन्टोलॉजी कहते हैं उसको। ये सभी विषयों के आधार पर जब परीक्षण हुए और एनालिसिस किया गया तो उसमें यही पाया गया, उनका कंक्लूजन यही है कि आत्मा या कॉन्शियसनेस स्टेबल नहीं हो सकता, ये परिवर्तनशील ही हो सकता है। तो यह एक बड़ी सपोर्ट है जो बुद्धिज्म के पक्ष में जाती है और इसी के आधार पर यह प्रूफ करने की भी कोशिश की गई है कि आत्मा स्टेबल नहीं हो सकती, उसमें भी परिवर्तन होगा ही। अब इसी को विज्ञान की दृष्टि से भी एक बार अवलोकन इसका कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि एटम एक बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर को समझने के लिए, बनाने के लिए। यह दुनिया, ये सृष्टि एटम्स के ही आधार पर बनी हुई है और 18वीं शताब्दी तक यही समझा जाता था कि एटम जो होता है, जिसको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, यह अविभाज्य कण है, मतलब इसको आगे हम नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटी यूनिट है और यही है वो वस्तु जो किसी रिएक्शन में भाग लेता है। ये हमने पढ़ा है विज्ञान की परिभाषा में। परमाणु क्या है कि परमाणु वही है जो इंडिविजिबल कण है और जो किसी रिएक्शन में भाग लेता है। ये ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जो नए आधुनिक विज्ञान में जो एक्सपेरिमेंट हुए,
उनमें वैज्ञानिकों ने यह पाया कि इस अविभाज्य कण को भी और आगे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। और उन्होंने एविडेंसेस ये लिए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी एक सब एटॉमिक पॉजिट्रॉन होता है। जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको भी ब्रेक किया जा सकता है। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे अविभाज्य, जिसको हम कहते थे, उसको विभाजित करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोजें की हैं। और उनमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, म्यून, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, क्वार्क एंड टाउ, अभी तक इतने सब एटॉमिक पार्टिकल का पता चल चुका है। आगे उन्होंने कहा है कि आधुनिक विज्ञान ये क्या मानता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं यह मिलकर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, उनका निर्माण करते हैं। और ये 3 पार्टिकल मिलके एक अणु का, परमाणु का निर्माण करते हैं। लेकिन ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिनको नियॉन, न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, पॉजिट्रॉन हम कह रहे हैं, ये आपस में एक इंटर रिलेटेड फोर्सेस के साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो परमाणु के सब परमाणु हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनमें भी वेव और पार्टिकल का डुअल नेचर पाया जाता है। और ये परमाणु के सब अवयव जो हैं वो वेव की तरह भी काम करते हैं और आपस में इंटर रिलेटेड फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। और उनमें एक लेवल रहता है आपस में जुड़ने का, एक एनर्जीज हैं, उनके सबकी एक पर्टिकुलर एनर्जीज हैं और उनके एक आपस में इंटर फोर्सेस है, जिनको बाद में क्या आधुनिक विज्ञान में जिनको न्यूक्लियर फोर्सेस कहा जाता है। और इन फोर्सेस को अगर हम देखें तो ये एक कॉन्शियसनेस का एक मॉडल देते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस समझा गया है बुद्धिज्म के दर्शन में। और आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध दर्शन में परमाणु को कैसे समझा गया, अभी तक हमने बात की आधुनिक विज्ञान की, अब बात करते हैं कि बुद्ध ने परमाणु को कैसे समझा। तो बुद्ध ने भी परमाणु को परमाणु ही नाम दिया और उन्होंने कहा कि परमाणु को विभक्त किया जा सकता है, उसके अवयव हैं। और वो है, उन्होंने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, अपने दर्शन के आधार पर, अपनी मेडिटेशन के आधार पर, जो उन्होंने एनालिसिस किया अपने कॉन्शियस माइंड में, उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु के 4 मुख्य अवयव हैं, जिनके नाम हैं, उन्होंने दिया। पहला पृथ्वी, जिसको हिंदी में पृथ्वी हम कहते हैं। पृथ्वी पाली का वर्ड है, पाली में पृथ्वी का। और उन्होंने उसको कोरिलेट किया कि पृथ्वी जो अवयव है किसी भी परमाणु का, वो एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एलिमेंट ऑफ एक्सटेंशन है। किसी को आकार देने के लिए, किसी भी वस्तु का एक आकार है, इस सृष्टि का भी एक आकार है, पृथ्वी का एक आकार है, उसको जो एक्सटेंशन देता है वह यह अवयव, जिसको उन्होंने पृथ्वी कहा, यह देता है। दूसरा अवयव उन्होंने पाया अपो। अपो को उन्होंने एक कंपेयर किया कि ये बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ द एटम, बाइंडिंग एलिमेंट या बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ द मैटर। एक साइज जो पृथ्वी देती है, उस साइज को बनाए रखने के लिए एक अवयव है। अदरवाइज अगर ये बाइंडिंग फोर्स ना हो तो ये स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। तो उसको एक साथ रखने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स है, जो आधुनिक विज्ञान में हमने पाया है कि वहाँ इंटर रिलेटेड फोर्स रहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि एक बाइंडिंग फोर्स है जो मैटर को बनाए रखता है। तीसरा अवयव उन्होंने कहा तेजो। तेज, जिसको हिंदी में हमने तेज कहा। तेज का मतलब है तापमान। तो कोई भी वस्तु इस सृष्टि में है, उसका एक तापमान है। और वह तापमान क्यों है, वह उन्होंने डिस्क्राइब किया चौथे अवयव में, जिसको उन्होंने कहा वायु। वायु का मतलब यहां हवा से नहीं, हवा, उन्होंने कहा वायु का मतलब गति, मोशन, वाइब्रेशन। तो आधुनिक विज्ञान भी कहता है जिस वस्तु में गति है उसमें वाइब्रेशन है, उसके अणुओं में वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन की वजह से वह एक टेम्परेचर क्रिएट करती है। कितना वैज्ञानिक दर्शन है, पढ़ते हुए ताजुब होता है, मतलब आश्चर्य, अद्भुत है ये।
हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम आधुनिक विज्ञान ही पढ़ रहे हैं। कितना साफ गोई से उन्होंने कहा है कि वायु जिसका मैं संबंध मोशन से करता हूं, जिसके अंदर कंपन है, वाइब्रेशन है, उसकी वजह से टेम्परेचर है, एक तापमान है, और इन सब अवयवों को कोरिलेट करने के लिए एक बाइंडिंग एलिमेंट है जिसको इंटररिलेटेड फोर्स ही आधुनिक विज्ञान कहता है, और उसकी वजह से स्ट्रक्चर है, और उसकी वजह से सृष्टि है, हम हैं, हमारे आसपास का सभी वस्तुएं हैं। कितना मॉडर्न विज्ञान भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले खोजा, अद्भुत है। भगवान बुद्ध यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये जो चारों अवयव हैं ये आपस में मिलकर लाइफ को क्रिएट करते हैं, जीवन की उत्पत्ति करते हैं। और कैसे करते हैं जीवन की उत्पत्ति? कि हमारी जो सेंसेस हैं, जो हमारी 6 इंद्रियां हैं, यह उनसे इंटर रिलेट करते हैं। इन्हीं 6 अवयव, 6 इंद्रियों की वजह से हम सभी एक्सपीरियंसेस लेते हैं। हम देखना चाहते हैं, हम टच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्वाद अपना पहचानते हैं, गंध पहचानते हैं। ये जो इंद्रियां हैं ये डायरेक्टली हमारे एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल का जो कॉन्शियसनेस है उससे लिंक्ड है। इन्हीं की वजह से हम जानते पहचानते हैं। आधुनिक विज्ञान इसी को क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जान रहा है आज, लेकिन 2500 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स नाम का वर्ड नहीं था। लेकिन इन सेंस ऑर्गन की जो मैकेनिक्स थी वो भगवान बुद्ध ने इतने कोरिलेट, इतने महीन, इतने शार्पनेस के साथ में दर्शन के अंदर लिखी है, वह अद्भुत है। अब आगे भगवान बुद्ध ने और आगे इसमें बढ़ गए और उन्होंने कहा कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है वह है मैटर के इन्हीं अवयवों और उनके इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप से जो वेव फंक्शन जनरेट हुआ है, जो कॉन्शियसनेस जनरेट हुआ है, उसी से हमारा माइंड, मन बनता है। और उन्होंने इन चारों अवयवों का कॉम्बिनेशन मिला करके कहा कि जो मन है उसकी 52 परतें हैं, 52 स्टेट हैं। उन 52 स्टेट्स में 2 स्टेट को उन्होंने फिजिकल स्टेट कहा, उनमें है फीलिंग और सेंसेशन। फीलिंग और सेंसेशन, फीलिंग वेदना जिसको कहा गया है वो एक्सप्रेस होती है, और जो सेंसेशन है वो परसेप्शन या रिसेप्शन। तो ये दोनों चीजें फील होती हैं, और उनको कहा ये फिजिकल लेयर है मन की। और इसके अलावा जो 50 दूसरी लेयर हैं उन सबको भगवान बुद्ध ने चेतन लेयर कहा है, चेतना की लेयर है। ये कॉन्शियसनेस जो बनता है वो इन 50 की वजह से बनता है, जिसमें 2 लेयर और जुड़ती हैं जो फिजिकल लेयर है, और टोटल मिला के 52 लेयर होती है मन की। और इस तरीके से कॉन्शियसनेस बनेगा। अब आगे उन्होंने कहा कि इसी कॉन्शियसनेस की वजह से, इन 52 लेयर्स की इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप की वजह से, इनके अपने वेव फंक्शन की वजह से, अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात भी मैं इसमें जोड़ता चलता हूं, की वजह से उन्होंने कहा कि थॉट, जो विचार हैं, वह उत्पन्न होता है। और उन्होंने थॉट मोमेंट उसको नाम दिया है। थॉट मोमेंट, विचार का एक समय, मोमेंट। तो थॉट उत्पन्न होता है। और उन्होंने यही नहीं रुके, भगवान बुद्ध ने विचार का भी एनालिसिस किया। कितना गहरा अध्ययन है, विचार का एनालिसिस किया है। और उन्होंने कहा कि विचार उत्पन्न होता है, कुछ समय स्टेबल रहता है, और उसके बाद समाप्त हो जाता है। तो जहां से वो स्टार्ट होता है उसको उन्होंने कहा ये उपदा स्टेज है, जेनेसिस। उसके बाद वो ग्रो करता है विचार, और एक स्टेटिक हो जाता है जहां पे उसमें और बदलाव नहीं होता, कुछ समय स्टेटिक रहेगा। उसको उन्होंने कहा तिथि, स्टेटिक। और तीसरी स्टेज है डिक्लाइन, जिसको उन्होंने कहा भंगा। भंगा पाली वर्ड है, भंगा का मतलब सिजेशन, समाप्ति। तो विचार की तीनों स्टेजेस होती हैं। और उन्होंने आगे अपने दर्शन का जो मुख्य बिंदु है वो यह है
कि जब विचार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से स्टैटिक्स स्टेज में जाने तक वह अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता है, और वह एक्सपीरियंसेस एनर्जी की फॉर्म में ही रिकॉर्ड होते हैं। और वह जब डिक्लाइन होता है, वह एक्सपीरियंसेस उस थॉट मोमेंट में मौजूद रहेंगे, और जैसे वो डिक्लाइन होता है, उन थॉट मोमेंट के उसमें ऐड हो जाने की वजह से एक नया विचार उत्पन्न हो जाता है। तो एक विचार की समाप्ति से दूसरा विचार उत्पन्न होता है, और इस तरीके से एक थॉट मोमेंट से दूसरा थॉट मोमेंट, दूसरे से तीसरा थॉट मोमेंट, और एक कंटिन्यूटी बन जाती है। और यह जो थॉट मोमेंट है, यही तो हमारा कॉन्शियस है, यही तो हमारा कॉन्शियस है, यही तो विचार करता है, यही सब अच्छा बुरा सारा व्यवहार हमारा थॉट से ही तो उत्पन्न होता है। तो कॉन्शियसनेस को भगवान बुद्ध ने परमाणु लेवल पर समझा, और उसको इस तरीके से हमारे सामने रखा है कि कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी इसको आसानी से समझ सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब थॉट मोमेंट प्रोग्रेस करता है, तो ये थॉट मोमेंट कंटिन्यूटी, एक फ्लक्स ऑफ कंटिन्यूटी है। फ्लक्स है क्योंकि इसमें एनर्जी है, और इसमें मोमेंट भी है, इसके साइकिल्स हैं। तो ये एक कंटिन्यूटी में प्रोग्रेस करता है, और उसको उन्होंने कोरिलेट किया जैसे कि एक बहती हुई नदी होती है, उसका एक फ्लो होता है, कंटिन्यू फ्लो है, और वो चलता जाता है, कभी समाप्त नहीं होता। और ऐसे ही एक विचार है जो कॉन्शियसनेस डेवलप करता है, और वह विचार अपने फ्लक्स के आधार पर कंटिन्यूटी में आगे बढ़ता है, एक विचार दूसरे को उत्पन्न करेगा, और इस तरीके से एक तरंग उत्पन्न हो जाती है विचारों की, और वह तरंग दूसरी तरंग से मैच करती है, और इस तरीके से तरंगों का एक विचारों का एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है, और यह नेटवर्क ही हमारा कॉन्शियसनेस है। आगे उन्होंने कहा कि यह फ्लक्स ऑफ कंटिन्यूटी आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते हुए यह अष्टांगिक मार्ग से गुजरते हुए प्रतीत्य समुत्पाद के भव चक्र में प्रवेश करता है, और उस चक्र में यह कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। तो जिस तरीके से एक बर्थ दूसरे बर्थ को जन्म देता है, उसी तरीके से यह कंटिन्यूअसली फ्लोइंग कॉन्शियसनेस एक जीवन से दूसरे जीवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। सो रीबर्थ को भगवान बुद्ध ने कोई शरीर का रीबर्थ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है विचारों का रीबर्थ होता है। उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस का रीबर्थ होता है। कॉन्शियसनेस ने जितने एक्सपीरियंस गेन किए हैं, कुमुलेट किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, वह दूसरे शरीर में वो प्रवेश जब करता है, वो सब एक्सपीरियंस अपने साथ ही वह ले जाता है। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध ने कॉन्शियसनेस को बहुत ही सरल तरीके से आम लोगों के लिए समझने के लिए रखा गया है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे मैं कुछ उदाहरणों के रूप में और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे भगवान बुद्ध ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे एक दिया दूसरे दिए को जलाता है, और वह दूसरा दिया तीसरे दिए को जलाता है, और इस तरह से हजारों लाखों दिए जल सकते हैं। लेकिन जो लैंप है, जो उसकी लो है, जो ज्योति है, वह ज्योति ट्रांसफॉर्म होती है। जो दूसरा दिए की जो ज्योति है, पहले दिए की ज्योति के जैसी नहीं होती। अगर हम हाई स्पीड कैमरे से उसको रिकॉर्ड करना चाहें, तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि एक ज्योति जो होती है, उसमें बहुत सारे प्रकाश पुंज हैं। एक वेव नहीं है, बहुत सारी वेव हैं, कुछ बुझ रही हैं, कुछ जल रही हैं, लेकिन हमारे जो आंखें हैं उनको एक ही ज्योति के रूप में देख रही है। तो कहने का मतलब है कि जो कॉन्शियसनेस है वह ट्रांसफॉर्म हो गया। वैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वहाँ जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं, और वर्णमाला के हिसाब से उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो हम वो शब्द ग्रहण नहीं करते हैं, उनका हम जो एक कहेंगे कि हम जो जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको बताया गया है कि ये यह वर्ड है, वह वर्ड हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं। तो वहाँ शब्द तो हमने नहीं लिया, हमने सिर्फ भावों ही लिया है।
तो इस तरीके से वह कॉन्शियसनेस उस शब्द का ट्रांसफॉर्म हो गया है और हमने उसको वैसे ही याद किया। तो हम उसको जब हम किसी दूसरे को पढ़ाएंगे तो हम ट्रांसफॉर्म उसको कर देंगे। तो इस तरीके से एक एनर्जी दूसरे एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश कर सकती है। तो इसी को भगवान बुद्ध ने रीबर्थ के टर्म्स में हमारे सामने रखा है और इसको साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक खुला माइंड से, खुले मन से उसको अगर हम ग्रहण करना चाहें तो हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं कि रीबर्थ किस तरीके से हो रहा है। ये शरीर का रीबर्थ नहीं, यह कॉन्शियसनेस का, हमारे विचारों की एनर्जी का, हमारे माइंड का, उसका रीबर्थ हो रहा है, ना कि एक शरीर का। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।